जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखोगे जो फिजिक्स का क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका एक हिस्सा कि आखिर प्रतिबिंब क्या होता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो प्रकाश क्या होता है और उसके प्रकाश का जो परावर्तन का वीडियो था वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे मेनली ये प्रतिबिंब क्या होता है। दोस्तों अगर प्रतिबिंब की बात की जाए तो क्या होता है, इसका मेन रीजन समझिए जो आपके साथ डेली में होता है वो क्या होता है ये देखिए। जब दोस्तों आप स्कूल जाते हो तो आपने क्या होगा, स्कूल जाते समय जब आप अपने आप से तैयार होते हो तब आप दोस्तों दर्पण या आईना के सामने जाते हो और आप देखते हो कि दोस्तों आप जैसा हुबहू व्यक्ति दर्पण के पीछे यानी दर्पण के अंदर होता है। तो आप देखते हो दोस्तों वही तो आपका एक प्रतिबिंब है। वो आपका क्या है, प्रतिबिंब, यानी आप वस्तु और वो आपके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। अब आखिर बात करेंगे कि दोस्तों हमारी जो प्रतिबिंब है उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी डेफिनेशन ऑफ इमेज। आखिर प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है उस चीज को समझो। दोस्तों प्रतिबिंब की डेफिनेशन की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा सरल है। ऐसे समझते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन ये होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है। क्या दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो दोस्तों परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो आती हुई प्रतीत होती है या आपस में वास्तव में मिलती है तो उस घटना को हम इमेज कहते हैं। फिर से दोस्तों डेफिनेशन को सीखिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात या तो वो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी घटना को हम इमेज कहते हैं यानी हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती है या आती है तो उसे उस घटना को इमेज कहते हैं। दोस्तों अब आप समझोगे इसे डायग्राम की बेस पे। दोस्तों अभी आपको कोई मतलब नहीं है कि ये कौन सा दर्पण है, ये आपको नहीं सीखना है, बस आपको इमेज सीखना है। तो इसलिए दर्पण पे मत ध्यान दो, मैं इमेज का डायग्राम बना रहा हूं। आपको अभी कोई लेना देना नहीं है कि ये कौन सा दर्पण है, बस अभी आपको ये मतलब है कि आखिर हमारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो मैंने ये देखो दोस्तों, ये मैंने एक दर्पण ले लिया और दोस्तों मैंने क्या किया, अभी मैं यहाँ पर जो बिंदु रख रहा हूं उनसे भी आपको कोई मतलब नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ये जितने भी बिंदु मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे ये एफ क्या है, पी क्या है, एम क्या है, उससे कोई रिलेट नहीं है। आप पढ़ ये रहे हो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे टकरा रही है तो उसका इमेज यानी उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, बस वही देख रहे हो। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु रख दी। क्या रख दी, यहाँ पर दोस्तों मैंने एक वस्तु रख दी और ये देखो दोस्तों ये किसी वस्तु पर टकरा गई। दर्पण भी एक वस्तु है जैसा कि दोस्तों आप जानते हो। तो मैंने कहा था ये किस पे टकरा गई दोस्तों, एक वस्तु पे टकरा गई। ये क्या हुआ दोस्तों, एक वस्तु पे टकरा गई और ये इधर से निकल आई, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों ये किरण वास्तव में जा रही है, देखो क्या वास्तव में जा रही है, यहाँ पे टकराई और इधर परावर्तन हो गया। दूसरी किरण मैंने यहाँ से भेजी दोस्तों, यहाँ से, और ये यहाँ पर चली आई और यहाँ पर ये जो दोस्तों आपका देखो प्रतिबिंब बना। ये दोस्तों आई डैश जो प्रतिबिंब बना ये क्या था, ऑब्जेक्ट, यानी ये आपकी वस्तु थी। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या करी, इसने दर्पण से टकराया और परावर्तन के पश्चात इधर आ गई, फिर दूसरी किरण जाती है जो इधर से जाती है, फिर परावर्तन के पश्चात यहाँ पर, और ये दोस्तों वास्तव में मिल रही है। क्या हो रही है, वास्तव में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ये किरण वास्तव में मिल रही है। तो यही घटना हमारी इमेज कहलाती है। क्या कहलाती है, इमेज। यानी दोस्तों यही जो घटना है वो हमारी क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो परावर्तन, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, परावर्तन के पश्चात वो दोस्तों वास्तव में मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो, उस घटना को हम प्रतिबिंब कहते हैं, या उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब कहते हैं। जो देखो आपने देख लिया इस वस्तु का ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, जो कि परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही थी। अब दोस्तों क्या होगा, अब हम कोई ऐसी वस्तु इस किसी जगह पे रखेंगे जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हो, वो डायग्राम समझोगे जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। ये डायग्राम आपको इमेज का क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, अब क्या रहेगा वो देखिए। अब आप सीखोगे जहां पर कोई मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, आपको इस दर्पण से कोई मतलब ही नहीं, कोई सा भी दर्पण हो, ये मान ली ये रहा एक चीज और यहाँ पर ये
आपको ना ही इन बिंदुओं से मतलब है। मैं अब आपको ये दिखा रहा हूं जब मिलती हुई प्रतीत हो रही हो। कोई वस्तु यहां पर है और यहां से आई और ये इधर से निकल गई दोस्तों। अब यहां से दोस्तों क्या हो रहा है, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है दर्पण के पीछे से। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, जाती हुई प्रतीत। और एक किरण इधर से जाती है और यहाँ पे टकराती है, ये भी दोस्तों जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों बिंदु काटती हैं, क्या ये दोनों बिंदु मिलने और यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया। अब क्या बताया था दोस्तों, जब डेफिनेशन हम इमेज की पढ़ रहे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो वो दोस्तों परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो वो वास्तव में मिलती है वो किरणें या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वास्तव में नहीं मिलनी है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि मैंने डॉट डॉट इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो आपने प्रतिबिंब को अच्छे से सीख लिया है। अब मैं आपको एक क्लियर चीज कर दूं, जब यहाँ पर दोस्तों आपने एक पहले डायग्राम देखा था तो वास्तव में मिलनी थी, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और यहाँ पर दोस्तों मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन अगर आपने अभी नहीं सीखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के अगर दोस्तों प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार है प्रतिबिंब के। कितने प्रकार हैं दोस्तों, दो। एक होता है वास्तविक, एक क्या है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी एक होती है वास्तविक इमेज और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी इमेज लिख दे रहा हूं। तो दोस्तों आपने देखा हमारे प्रतिबिंब के दो प्रकार है। अब मैं बात करूंगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या है और दोनों का चित्र आप इतने में ही समझ सकते हो। दोस्तों अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाए तो बहुत ही सरल है। अब हमें दो शब्दों का बात नहीं करनी है, हमें एक ही शब्द की बात करनी है। वो एक शब्द क्या है, वो ये है दोस्तों। अब हम अगर रियल इमेज की बात करेंगे, वास्तविक को रियल बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान है डेफिनेशन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो दोस्तों परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वह दोस्तों वास्तव में मिलती है। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकराती है तब क्या होता है दोस्तों, फिर देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दोस्तों वह जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको हम उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर किरणें वास्तव में मिलेंगी और इसी को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दोस्तों वास्तविक इमेज कौन सी होगी, यहाँ पर किरणें होंगी, वो किरणें वास्तव में मिलेंगी, वास्तव में मिलेगी। यहाँ पे जो दोस्तों किरणें होंगी वो वास्तव में मिलेंगी, ये इसका। और लेकिन दोस्तों ये जो आभासी होगा यहाँ पर वास्तव में नहीं मिलेंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूं, वो भी देख लो। वो फैक्ट क्या होगा दोस्तों, जो किरणें वास्तव में मिलेंगी यानी जहां पर आपका ये रियल इमेज बनेगा, क्या रियल यानी वास्तविक इमेज बनेगी, वो हमेशा दोस्तों उल्टी होगी। कैसी होगी, उल्टी। यानी वो हमेशा उल्टी कह के ना कह सकते, यानी वो हमेशा उल्टा इमेज होगा। ये बोलो, ये अच्छा लग रहा। यानी दोस्तों जो वास्तविक हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। अब इसी का उल्टा कर दो, जो अगर हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा दोस्तों, सीधा। यानी दोस्तों आपने दो फैक्ट सीखे, क्या जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलेंगी। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रतीत होती हैं। किरणें कैसी होंगी, प्रतीत होती हैं। लेकिन अगर दोस्तों में ही वास्तविक इमेज की बात करें तो यहाँ पे किरणें वास्तव में मिलती हैं और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा यानी सदैव और ऑलवेज उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनेगा, यानी ये सीधा बनेगा और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये हो गया आपका प्रतिबिंब के बारे में। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपको प्रतिबिंब के रिलेट यानी प्रतिबिंब के संबंध में ना पता हो। अब हम बात करेंगे क्या कि दर्पण क्या होता है। अब आप बात करोगे दर्पण क्या होता है। दर्पण दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के लिए सहायक है, ये भी समझ सकते हो। देखो दर्पण, अब हम बात करेंगे दर्पण यानी मिरर क्या होता है।
देखो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। दर्पण कितने प्रकार का है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और इसके दो प्रकार होते हैं जो कि आपको पता होगा। एक होता है अवतल, अवतल दर्पण, और एक होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। और इस दर्पण की प्रकार दो होती है। समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसपे दोस्तों आप जिसपे आप अपने शकल रोजाना देखते हो, ये समतल दर्पण होता है। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं किसी प्रतिबिंब को बना दूं, ये देखिए, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर किसी प्रतिबिंब को बना दूं तो प्रतिबिंब इधर जो बनेगा वो भी उतना ही होगा पीछे। समतल दर्पण देखो, यहाँ पर दोस्तों मैंने जो प्रतिबिंब बनाया है वो क्या हुआ है दोस्तों? बिल्कुल समान में, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो क्या होगा? बिल्कुल हुबहू वस्तु के जैसा, मतलब वस्तु का जितना आकार होगा, वस्तु का आकार होगा, वस्तु बराबर क्या होगा? इमेज, यानी वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण में क्या होगा दोस्तों? जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। क्या होगा दोस्तों? जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। कितना होगा दोस्तों? उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। और दोस्तों देखो, जितनी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, इसे मैं डिस्टेंस लिख दे रहा हूं, और उतनी ही दोस्तों दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। मतलब दोस्तों समतल दर्पण में अगर आप खड़े हो तो जितने दूर आप समतल दर्पण से हो, आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतने ही अंदर बनेगा। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों, मतलब वस्तु की भी दूरी और प्रतिबिंब की भी दूरी कैसी होगी? समान होगी दोस्तों, बस दिशा उल्टी होती है। अगर आप ये वाला हाथ उठाओगे तो उसमें आपको दिखेगा ये वाला हाथ उठ रहा है, मतलब दिशा उल्टी होती है। समतल दर्पण में कोई खास चीज नहीं थी, बस यही थी। मेन जो टॉपिक रहेगा वो गोलीय दर्पण का रहेगा। आखिर गोलीय दर्पण क्या है वो सीखोगे आप। अब आप गोलीय दर्पण को सीखोगे दोस्तों। अब यहां से अपने माइंड को फास्ट कर लीजिए, क्योंकि अब गोलीय दर्पण जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का एक खोखला भाग है। गोलीय दर्पण क्या है दोस्तों? एक कांच का खोखला भाग है, जिसे क्या होता है दोस्तों, एक ओर से क्या किया जाता है? कलाई की जाती है, जो रेड ऑक्साइड की होती है, पारे की कलाई, और ये जो होती है वो रेड ऑक्साइड की होती है। गोलीय दर्पण, मान लीजिए दोस्तों आपका ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण यानी कांच के एक गोले के एक हिस्से को हम एक गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बता रहा हूं मैं दोस्तों, सुनिए। कांच का ये क्या है दोस्तों? मान लीजिए एक गोला है, जो कांच का बिल्कुल खोखला गोला है, और दोस्तों इसके एक हिस्से को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जो एक ओर से क्या होता है दोस्तों? पारे की कलाई रेड ऑक्साइड की जाती है, ये जो है। तो ये दोस्तों पारे की कलाई रेड ऑक्साइड है। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट। आपने ये देख लिया कि ये गोलीय दर्पण कैसा होगा? कांच के खोखले का एक हिस्सा होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन जो इंपोर्टेंट रहेगा वो गोलीय दर्पण के बारे में नहीं पूछेगा। एग्जाम पूछता है उत्तल दर्पण और अवतल के बारे में। जो इसके क्या थे? प्रकार थे दोस्तों। क्या थे? प्रकार। यानी जो पहला रहेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। परिभाषा बाद में देखोगे दोस्तों, इधर देखो। अवतल दर्पण की जो होता है वो इस प्रकार से होता है। जो आपका अवतल दर्पण होता है वो इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? इधर मैं दोस्तों कलर कर दे रहा हूं, जो आपको समझ लेना। अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। अब क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ पे क्या होगा? अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिस गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अब दोस्तों इधर कलाई है तो परावर्तन किधर होगा? दबे हुए तल से। देखो दोस्तों, दबे हुए तल से हो रहा है, तो अब उसी को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें कोई बात क्लियर होनी नहीं, मतलब आपको प्रत्येक बात क्लियर हो जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। फिर से एक बार डेफिनेशन बता दे रहा हूं। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें परावर्तन तल दबे हुए तल से होता है या धसे हुए तल से होता है परावर्तन, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अरे दोस्तों मान लीजिए ये मिरर है आपका, एक गोलीय मिरर। गोलीय मिरर में ये अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण?
अवतल दर्पण। ये क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण है। अब दोस्तों देखो, जितना ये पृष्ठ होता है इसके मध्य बिंदु को हम पोल बोलते हैं। ये परिभाषाएं होगी दोस्तों उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, ये समझ लीजिए। अलग से नहीं बताऊंगा, अभी यहाँ पर बता दूंगा, डायरेक्ट इमेज बनेगी। फिर क्या बता रहा हूं दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों हिंदी में ध्रुव। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? पोल यानी ध्रुव। जो दोस्तों परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य भाग होता है उसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और दोस्तों अब मेन चीज देखो, अब दोस्तों मान लीजिए ये एक वृत्त है जी, यहाँ पर ऐसा ऐसा पूरा वृत्त बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इसका केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। जैसे दोस्तों ये पूरे गोले को अगर मैं ऐसा ऐसा कर दूं, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा दोस्तों? वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी। ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा? वक्रता केंद्र तथा पी, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच जो मध्य बिंदु स्थित होता है उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस को। और दोस्तों फोकस को बड़ी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? बड़ी एफ से। फिर से सीख लो। क्या देख रहे थे दोस्तों? आपने अवतल दर्पण देख लिया। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन जहां पर कैसे होगा? दबे हुए हिस्से से होगा। ये दबा हुआ हिस्सा है। उसके बाद हमने देखा परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कह रहे थे, तथा दोस्तों जो गोली का केंद्र होता है वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। फिर मैंने देखा था दोस्तों वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के जो मध्य बिंदु होता है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो मध्य बिंदु है उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। अब बात की जाए दोस्तों वक्रता त्रिज्या की। क्या वक्रता त्रिज्या की? तो दोस्तों रेडियस किसे कहते हैं? देखो, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से प्रेजेंट करते हैं, यानी आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या दोस्तों? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम आर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा दोस्तों ध्रुव यानी देखो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या अब तक आपने क्या सीखा दोस्तों? आप सीख रहे थे अवतल दर्पण द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें आपने पहले ध्रुव को देखा था। ध्रुव की परिभाषा ये थी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम कह रहे थे ध्रुव। उसके बाद मैंने देखा था वक्रता केंद्र की परिभाषा। वक्रता केंद्र की परिभाषा ये होती है मतलब गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वही उस दर्पण का क्या होता है? वक्रता केंद्र। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आपने देखा सी से पी की दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। अर्थात वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखा आपने दोस्तों फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो वो भी देख लो आप। क्या होता है दोस्तों? ये देखो, यानी ये जो फोकस दूरी होती है वो दोगुनी होती है वक्रता त्रिज्या की। ये संबंध होता है, यानी 2f बराबर आर। और मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या दोस्तों? ये भी कह सकता हूँ जो r/2, यानी जो अगर हम त्रिज्या को आधा कर दे तो हमें फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। ये भी इसी का रूल होता है। जो चीज आप अच्छे से समझ गए होगे, यही क्या है दोस्तों? संबंध है, संबंध। अब दोस्तों उत्तल दर्पण का मैं आपको चित्र बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। इस वीडियो में आप ये सीख लीजिए। अब आपको मैं 6 स्थितियां, दोस्तों क्या होता है बच्चों को याद नहीं होती है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां से बनता है। ये पता होता है 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बनता कहां से वो बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही आसान है। अब देखो इससे द्वारा क्या देखोगे आप? प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। आप यहां से ये सीख रहे हो कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना हो रहा है वो कैसे। दोस्तों आपने एक ये उत्तल दर्पण बना लिया, जो आप अच्छे से बना लोगे। ये उत्तल दर्पण बना लिया आपने। ये जो आपका उत्तल दर्पण है ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मैंने पहले नहीं बताया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है? P यानी ध्रुव, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वक्रता केंद्र, और यहाँ पर क्या होता है? फोकस। और ये देखो दोस्तों, पहली जो वस्तु होगा वो पहली ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों अनंत। ये दोस्तों पहला ऑब्जेक्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं अनंत पर रखा होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। ये क्या होगा दोस्तों? पहला ऑब्जेक्ट। यानी एक बार वस्तु यहाँ पर रखी जाएगी
दूसरी हम इसको ये भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र के पीछे। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम ये भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र के पीछे। तीसरी जो वस्तु रखी जाती है वो रखी जाती है वक्रता केंद्र पर। कहां पे रखी जाती है, वक्रता केंद्र पर। चौथी वस्तु देखो, चौथी स्थिति क्या होती है, वस्तु को रखा जाता है कहां पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। एक ये कंडीशन होगी। पांचवी कंडीशन होती है दोस्तों, वस्तु कहां पे होगी, फोकस पर ही होगी। कहां पर होगी, फोकस पर ही। और छठी कंडीशन होती है यहां पर होगी। दोस्तों अभी मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने आपको ये बताया था कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब 6 टाइप से बनता है और वस्तु को कहां पर होना चाहिए उत्तल दर्पण में, सॉरी दोस्तों अवतल दर्पण में, तो जहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपने पहले देखा अगर अवतल दर्पण पे कोई वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब बनेगा। फिर आपने देखा वक्रता केंद्र के पीछे होगी तब प्रतिबिंब बनेगा। फिर क्या देखा आपने, वक्रता केंद्र पर ही होगी। ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। 6 कंडीशन होती हैं। पहली थी अनंत पर, दूसरी थी वक्रता केंद्र के पीछे, तीसरी थी वक्रता केंद्र पर, चौथी थी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और पांचवी कंडीशन थी फोकस पर ही, और छठी कंडीशन थी फोकस तथा ध्रुव के बीच की। एक कंडीशन थी जिससे आपका प्रतिबिंब बन रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों, आपका प्रतिबिंब बन रहा था। अब आप देखोगे दोस्तों, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, आज अनंत के लिए बताऊंगा, अगली वीडियो में आप देखोगे जब कोई वस्तु यहाँ पर यानी वक्रता केंद्र के पीछे होगी। और आज आप देखो कि अगर कोई वस्तु दोस्तों अनंत पर रखी है, कहां पर रखी है, अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये रहा आपका दर्पण, ये है दर्पण। अब आपने देखा ये हो गया, इसको बोलते हैं क्या, ध्रुव। ये क्या है आपका फोकस, ऐसे मान लेना, ये है वक्रता केंद्र। अब कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखने की जरूरत है, यानी दोस्तों आप ये देख लो प्रतिबिंब बनने के नियम, इसको मत देखो, प्रतिबिंब बनने के नियम देख लो। वस्तु कहीं पर रखी हो आपको कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिबिंब के नियम। और कल की वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बनने के नियम। दोस्तों 2 नियम है बस, और आपको कुछ नहीं याद। देखो दोस्तों नियम क्या है, अगर हमारे दर्पण की कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाएगी, क्या जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। मैंने कुछ नहीं बताया, ना कोई रॉकेट साइंस है दोस्तों, ये बताया कि अगर प्रतिबिंब के बनने के नियम सीख रहे हो। पहली कंडीशन उसमें क्या है, अगर दोस्तों कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए, फिर से देखिए, ये किरण क्या कर रही है, फोकस से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहला नियम हो गया। और इसी का दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर से जाती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है, जो कि कतई जरूरी नहीं है। आपको यही सीखना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण के मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब ये मत पूछना समांतर क्या होता है। समांतर मतलब इन दोनों, यहाँ पर जो इतनी दूरी होगी, यहाँ पर जितनी दूरी होगी, यहाँ पर जितनी दूरी होगी, बिल्कुल समान होगी। अब आप देखोगे दूसरा नियम, दूसरा रूल क्या होता है, वो ये होता है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये देखो दोस्तों प्रकाश की किरण आ रही है जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दोस्तों परावर्तन के पश्चात जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। आपने 2 नियम सीखे। पहला नियम ये था दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही थी। ये देखो किरण दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है क्योंकि फोकस से आ रही थी। दूसरा रूल आपने ये देखा, दूसरा रूल ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या होता है दोस्तों, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी दोस्तों केंद्र से ही आएगी और केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। ये 2 रूल थे। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो यानी कल की वीडियो में आप सीखोगे कि आखिर उत्तल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन, उनमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा कैसा बनेगा, वो सब कल की वीडियो में आप देखोगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।